हाँ तो बच्चों आज हम लोग करेंगे नर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेरिवेशन। अब हमारा जो नर्स्ट इक्वेशन है ये हमें थ्योरेटिकल सा कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। अब जैसे हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस हैं, जैसे हमारे पास वॉच है, कैलकुलेटर है, मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रिक कार है, अभी एक कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रक्स बना रही है। तो इन सब में हमारे पास बैटरीज यूज होती हैं। अब हर डिवाइस की जो रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की और पावर की वो डिफरेंट है। तो नर्स्ट इक्वेशन लगा के हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस डिवाइस को कितनी वोल्टेज इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट से मिलेगी। तो हमारे लिए वो डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है कि भाई इस डिवाइस के लिए हम ये वाला इलेक्ट्रोड यूज करें और ये वाला इलेक्ट्रोलाइट, ताकि उसकी वो पावर और वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए। अब इसी तरीके से अगर हम लोग जो एक और एप्लीकेशन है नर्स्ट इक्वेशन की, वो है हमारी कॉमन कोल्ड जो हम लोगों को हो जाता है। तो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद वो मल्टीप्लाई करता है। अब जो मेडिसिन बनती हैं वो भी नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। कैसे? अब वायरस जो ड्रग डिजाइन की जाती है वो की जाती है कि भाई वायरस की बॉडी पे वो ड्रग चिपक जाए, बाइंड कर जाए। अब वो बॉन्डिंग अगर स्ट्रोंग होगी तो वायरस जो है हमारी सेल में मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो अब हम लोग क्या चेक करते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि अगर स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा रहती है, और अगर वीक बाइंडिंग है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम रहती है। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेक करके हम ये देख सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है और कितनी इफेक्टिव रहेगी आगे। तो इस तरीके से नर्स्ट इक्वेशन जो हम कभी सोचते ही नहीं कि मेडिसिन में भी यूज होगी, उसका भी वहां एप्लीकेशन है। तो नर्स्ट इक्वेशन हमने पहले की हुई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो अब जो हमारी डैनियल सेल होती है, डैनियल सेल में क्या होता है? जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का रिडक्शन होता है। तो हमने जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन किया। तो स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो जिंक आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर आयंस क्योंकि किसमें चेंज होते जा रहे हैं? कॉपर के अंदर, तो कॉपर आयंस की कंसेंट्रेशन रिड्यूस होती जाएगी। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे हमारे पास ये जो कंसेंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है, जिंक आयंस इंक्रीज हो रहे हैं और कॉपर आयंस डिक्रीज हो रहे हैं, वो हमारा रुक जाएगा। ठीक है, और उस टाइम पे जो हमारा वोल्ट मीटर है वो भी 0 की रीडिंग दिखा देगा। इसका मतलब उस टाइम पे हमारी उस डैनियल सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो यानी कि एट इक्विलिब्रियम तो कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट हो ही गई। तो एट इक्विलिब्रियम क्योंकि हमारे पास अब कोई भी उसमें से पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वोल्ट मीटर नहीं दिखा रहा, तो ई सेल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन जिंक आयंस और कॉपर आयंस की भी कांस्टेंट हो गई, यानी कि जो हमारा लॉग Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव था वो भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? सो अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, अब मैं नर्स्ट इक्वेशन लिख रही हूं, तुम लोगों को मालूम है, तुम लोग लिखते जाओ। नर्स्ट इक्वेशन क्या है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या होता है? 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब क्योंकि हम डैनियल सेल की बात कर रहे हैं तो ऊपर Zn2 पॉजिटिव आयंस आएंगे और नीचे हमारे कॉपर आयंस आएंगे। ये हो गई हमारी नर्स्ट इक्वेशन। अभी हमने बोला कि भाई इक्विलिब्रियम जब है तो ई सेल की वैल्यू 0 है, तो मैं यहां ई सेल की वैल्यू 0 कर देती हूं। तो अब हम ई सेल को जब 0 लिख देंगे तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ये क्या हो जाएगा हमारा? Zn2 पॉजिटिव अपॉन, ठीक है। अब ये हमारे पास तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमारी आ गई। अब जो ये कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट्स होती है उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि इस वैल्यू को हम k के इक्वल लिख देंगे। तो दिस इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन n log k। तो log k मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो। अब ये हमारे पास जो हमारा डैनियल सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 2 हैं बेटे, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। सो ई नॉट सेल की वैल्यू, और डैनियल सेल में तुम लोगों को पता है ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होती है 1.1 वोल्ट। तो यहां हमारे पास log k, तो ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 पुट करके और ये सारा हम सॉल्व कर देंगे। अब इन डैनियल सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो अगर हम 1.1 वोल्ट वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ 1.1 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 log k। k या kc एक ही बात है, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास 2.2 डिवाइडेड बाय 0.0591 इज इक्वल टू log k। ठीक है, तो ये हमारे पास तो आ गई वैल्यू डैनियल सेल के लिए। तो डैनियल सेल के लिए जब हम ये इसका एंटी लॉग सब सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो k की वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी 2 into 10 raised to power 37। तो ये हमारा एंटी लॉग लेने के बाद k की वैल्यू आ जाए। लेकिन अगर हमारे पास डैनियल सेल नहीं है, कोई और रिएक्शन है, तो कोई और सेल है, तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला E naught cell is equal to 0.0591 upon n log k। तो ये हम लोग किसी भी दूसरी सेल के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटे, गिब्स फ्री एनर्जी, Gibbs free energy and electrochemical cell। देखो बेटे, अब हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसका काम है केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। अब लेकिन हमने उल्टा कराना है, हमने अपने उस सेल से काम कराना है। तो जब हम उससे काम कराएंगे यानी कि वर्क कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी कि जो है हमारी एनर्जी जो है वो अब डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि रिएक्शन की जो गिब्स फ्री एनर्जी थी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन लिखते हैं तो हम लोग ये लिखते हैं कि मैक्सिमम वर्क जो किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से होता है वो उतना ही करवा पाएंगे जितना हम उसकी फ्री एनर्जी को रिड्यूस कर देंगे। तो यानी कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन, है ना। तो मैक्सिमम वर्क डन जो है वो हमारा डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी होता है। अब जो हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके अंदर जो वर्क होता है वो होता है हमारा कि भाई हम उसमें से कितना करंट निकाल रहे हैं और उसमें से कितना चार्ज पास हो रहा है। तो यानी कि जो वर्क डन है W max है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज इक्वल टू NF। अब NF जो हो गया हमारा टोटल चार्ज पास हो गया, और E नॉट सेल, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो E नॉट सेल हो जाएगा, और अगर हम स्टैंडर्ड नहीं कोई और कंडीशंस हैं तो सिंपल हम E सेल लिख लेंगे। तो ये हमारा वर्क मैक्स होता है इन केस ऑफ आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, तो डिक्रीज मींस माइनस डेल्टा G नॉट R, दिस इज इक्वल टू NF E नॉट सेल, या फिर बेटे तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा G ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। ठीक है,
तो अब हमारे पास तुमको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। गिब्स फ्री एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी, एन पे डिपेंड करती है। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव फंक्शन। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। और जो हमारे पास ई नॉट सेल है वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंड ई नॉट सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करती बेटे, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। सो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो इट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने गिब्स फ्री एनर्जी और E नॉट सेल के बीच में डिराइव किया है। ठीक है, अब हम लोग इसी E नॉट सेल से ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला रिलेशन फिर से डिराइव कर सकते हैं, तो वो अभी हम लोग करते हैं। अब देखो बेटे, अभी हमने पिछले जो किया है हमने डेरिवेशन, उसमें हमने क्या करा था, E नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन n। अब मैं इसको अगर 2.303 RT की टर्म्स में लिख दूं, है ना, तो भी इजी हो जाएगा, 2.303 RT बाय NF। ठीक है, तो ये हमारे पास, या ऐसे रहने दो, log KC, ये हमने अभी किया था। 0.0591 कहां से आया था, जब हमने इसको 2.303 RT बाय NF किया था, तब ये हमारे पास हमने R की वैल्यू, T की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट कर दी थी, तब ये हमारे पास आया था। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, E नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT बाय NF log K, log KC, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और अभी जो हमने डिराइव किया उसमें हमने किया कि डेल्टा G नॉट रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, यही किया। अब हम क्या करेंगे, यहां से E नॉट सेल की वैल्यू जो है इस इक्वेशन से हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अब जब हम इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे, सो नाउ द पुट द वैल्यू ऑफ E नॉट सेल फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 into equation number 2. So delta G naught R, it will become minus NF into 2.303 RT by NF log KC. अब NF से हमारा NF कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का एक और तरीका आ गया कि अगर हमारे डेल्टा G दे रखी है तो हम लोग ऐसे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये हम इसके ऊपर बेस्ड और डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। और E नॉट सेल कब होता है, जब हमारे हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन यूनिटी होती है। यूनिटी नहीं है तो हम सिंपल E सेल लिख देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।